नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 जुलाई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है केरला मॉडल फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। यहाँ पे देखिए दो लोग, एक है शशि थरूर साहब, आप शशि थरूर साहब को जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, और दूसरे अरविंद कुरियन अब्राहम है। अरविंद कुरियन अब्राहम फेलो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पे। इन दोनों ने मिलकर एक व्यू पॉइंट दिया है। व्यू पॉइंट क्या है कि भाई हमारे देश में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होना चाहिए, और चूंकि नेशनल लेवल पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होना चाहिए, तो अभी के लिए इन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया है केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली को, और उसको केरला मॉडल ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया है। और कुछ कह रहे हैं कि इसी हिसाब का एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ पूरे देश में भी होना चाहिए। और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाने की जरूरत क्या है हमारे देश में, और इससे पहले क्या कभी कोई कोशिश हुई है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाने की, इसके बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। तो इसकी जरूरत क्या है और कैसा ये होना चाहिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, शेपिंग अ ट्राइलैटरल एज रोम लुक्स टू द इंडो पैसिफिक। देखिए रोम मतलब इटली की बात हो रही है यहाँ पे। इटली एक ऐसी कंट्री है जिसको काफी हद तक प्रो चाइना माना जाता है। इटली एक ऐसी कंट्री है जिसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा माना जाता है। जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था, आपको याद होगा कि इटली में बहुत सारा प्रोपोगंडा चला रहा था। चाइना, इटली की बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने चाइना से बहुत सा लोन उधार ले रखा है, इस तरीके की बहुत सी न्यूज उस समय पे सर्कुलेट कर रही थी। अब क्या है कि कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक के ये जो इंडो पैसिफिक का आप कह सकते हो स्फीयर है, डोमेन है, इसके साथ शायद जुड़ने की कोशिश कर रहा है इटली। और यहाँ पे एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव बनाने की बात हो रही है, जिसमें इंडिया, इटली, जापान तीनों हो। अब इटली इस इंडो पैसिफिक के डोमेन के साथ दो तरीके से जुड़ सकता है। या तो वो सीधे सीधे इंडिया के साथ एंगेज करे, या फिर वो यूरोपियन यूनियन के थ्रू एंगेज करे। तो इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि इटली के पास ऐसे क्या एवेन्यूज हैं कि वो इंडो पैसिफिक के साथ एंगेज कर सकता है, इंडिया के साथ एंगेज कर सकता है। और ऐसा रिसेंटली क्या हुआ है कि भाई इटली के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो हमेशा से ही चाइना के फेवर में बोलते आए हैं, वो अब थोड़ा बहुत ये बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को चाइना की प्रैक्टिसेस से नुकसान है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक ऐसा व्यू पॉइंट देखने को मिल रहा है कि शायद इटली आगे आने वाले समय में थोड़ा बहुत अपने आप को इंडो पैसिफिक की तरह झुकाए, ना कि पूरी तरीके से जो वो प्रो चाइना होता है वैसा नजर आए। जो इस आर्टिकल में जो भी बताया गया है इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सिल्वर विन। देखिए कोपा अमेरिका का फाइनल था, और उस फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा दिया है, और यहाँ पे मेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब देखिए फुटबॉल के बारे में मुझे उतनी जानकारी है नहीं, ठीक है, आपको ज्यादा जानकारी होगी। आप कह सकते हो कि 15वीं कोपा अमेरिका ये ट्रॉफी थी अर्जेंटीना के लिए, और उरुग्वे ने भी इतनी जीती हैं, ब्राजील ने 9 जीती हैं। 1916 से ये कोपा अमेरिका नाम का ये जो टूर्नामेंट है फुटबॉल का वो हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 1930s में शुरू हुआ था, कोपा अमेरिका 1916 में शुरू हुआ है। तो देखिए फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये आर्टिकल काफी अच्छा हो सकता है। मैं एक्चुअली में फुटबॉल प्रेमी नहीं हूँ। कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि कोपा अमेरिका यहाँ पे अर्जेंटीना जीत चुका है। अर्जेंटीना की तरफ से आपके मेसी खेलते हैं, ये तो खैर सबको ही मालूम होता है। गॉट इट। तो अब चाहो तो पढ़ लो, वैसे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं। हाँ, ये कोपा अमेरिका जीत चुका है अर्जेंटीना, ये याद रखिएगा। रीजन बिंग कि भाई किसी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन में पीसीएस और एसएससी में पूछा जा सकता है। रनर अप कौन है, तो ब्राजील यहाँ पे रनर अप है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑपरेटिव स्पिरिट की। देखिए जो नई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स आएंगे। ये एक एडिटोरियल है, और इस एडिटोरियल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। व्यू पॉइंट क्या है? व्यू पॉइंट ये है कि भाई देखिए ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, अगर आप 7वें शेड्यूल में चले जाओ हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में, तो भाई यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में आते हैं कोऑपरेटिव्स। मेरा आपसे एक सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में ये ढूंढ के बताओ कि स्टेट लिस्ट की कौन सी एंट्री में कोऑपरेटिव्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे नीचे ढूंढ के बताइए, और इस आर्टिकल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ये बताया गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, ये दो तरीके से काम कर सकती है। या तो सच में ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगी और हमारे देश के कॉपरेटिव्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, या फिर ये कमांड सेंटर की तरह काम करेगी। अब अगर ये कॉपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स कमांड सेंटर की तरह काम करती है, तो ओवरऑल ये जो पूरा कॉपरेटिव का सेक्टर है खराब हो सकता है, क्योंकि कॉपरेटिव्स का सेक्टर कॉमर्शियल बेसिस पे नहीं चलता है। कॉपरेटिव्स बनाए इसलिए जाते हैं कि जितने भी लोग मिलकर कॉपरेटिव्स बना रहे हैं सबको इक्वल बेनिफिट मिल सके उस पूरे इनिशिएटिव का। तो अगर कॉपरेटिव्स में ऊपर से केंद्र की सरकार जबरदस्ती इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉपरेटिव्स बनाई गई ना, ये ओवरऑल इंपैक्ट को निगेटिव में ले जाएगा। तो जरूरी क्या है यहाँ पे? जरूरी ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स है वो ग्राउंड लेवल पे कॉपरेटिव्स को आगे बढ़ाने में मदद करे, और स्टेट के डोमेन में ज्यादा इंटरफेयर ना करे।
तो देखते हैं इस पॉइंट में क्या होता है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको जरूर उसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। तो टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ यूथ, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रीजन बीइंग उसमें मुझे इतनी कोई बहुत पोटेंट आप कह सकते हो फैक्ट्स नहीं दिखे हैं। हाँ, एक मैं इनिशिएटिव यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एक तो यहाँ पे जर्नलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल निकलता है तो मैं इसको छोड़ता हूँ, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक राइट टू सेफ्टी का इनिशिएटिव चल रहा है, उबर और यूनेस्को ने मिलकर फ्री राइड्स फॉर टीचर्स वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया है। तो साउथ इंडिया के 3 शहरों में ये फ्री राइड्स फॉर टीचर वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है कि वो टीचर्स 25,000 टीचर्स को दोनों डोजेस के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना और वैक्सीनेशन सेंटर से वापस आना, इसके लिए उबर उनको फ्री राइड्स प्रोवाइड करेगा। और ये इनिशिएटिव उबर और यूनेस्को ने मिलकर किया है। अब इस इनिशिएटिव के थ्रू मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे उबर खत्म कर रहा है, लेकिन इस इनिशिएटिव के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर ध्यान लेके आया जा रहा है। वो इशू ये है कि भाई ये टीचर्स भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन टीचर्स की वैक्सीनेशन कैंपेन को भी प्रोएक्टिव बेसिस पे देखना चाहिए, क्योंकि यही टीचर्स हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। और देखिए हमारे देश में डिजिटल एजुकेशन एक लिमिट से ज़्यादा तो अभी पेनिट्रेट हुई नहीं है, तो फिजिकल टीचिंग, इन क्लास टीचिंग, क्योंकि बच्चे क्लास में जा रहे हैं, टीचर आ रहा है पढ़ा रहे हैं, वो टीचिंग अभी भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है इंडिया में। तो ऐसे केसेस में टीचर्स का वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे, इन फैक्ट्स को देखेंगे। ये 4 आर्टिकल्स हैं, इन 4 आर्टिकल्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। देखते हैं आज हमको ज्वाइन किसने किसने किया है। तो अवंतिका त्रिपाठी ने हमको ज्वाइन किया, रोशन जमीर एबी ने हमको ज्वाइन किया, शिवम गर्ग ने हमको ज्वाइन किया, रूबी केवत ने हमको ज्वाइन किया। रूबी का ये 2nd मंथ है एज अ मेंबर, वेलकम रूबी। प्रीतम घोष ने हमको ज्वाइन किया, रिया गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया और पूनम कुमारी ने हमको ज्वाइन किया। तो पूनम, रिया गुप्ता, प्रीतम घोष, रूबी केवत, शिवम गर्ग, रोशन जमीर एबी एंड अवंतिका त्रिपाठी, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एज अ मेंबर। खासकर वो लोग जो कि रेगुलरली ज्वाइन करते रहते हैं जैसे रूबी, आई स्पेशली थैंक्स टू यू एंड टू ऑल द मेंबर्स हु आर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट। खासकर ये देख के काफी अच्छा लगता है जब मेंबरशिप कंटिन्यू होती है, कि वैसे तो बहुत सारे लोग मेंबर्स में ज्वाइन करते हैं बट जब कंटिन्यू करते हैं तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंबर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। सबसे पहले आएगा आपका केरला मॉडल फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, इफ इनैक्टेड दिस लॉ विल बी द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ सिविल राइट्स इन द स्टेट। देखिए यहाँ पे बात क्या की जा रही, बेसिकली यहाँ पे एक केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को इंट्रोड्यूस करने की बात की है। शुरुआत इस आर्टिकल की इस प्रकार से की गई है कि ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की जरूरत क्या है इंडिया के अंदर। तो देखिए क्या बताया जा रहा, शुरुआत यहाँ पे कैसे की जा रही। अक्सर कर ये देखा जाता है कि जब भी कोई मुस्लिम कपल या मुस्लिम फैमिली या फिर कोई मुस्लिम इंडिविजुअल किसी दूसरे धर्म वाले के यहाँ पे जाता है घर लेने के लिए तो मना कर दिया जाता है। कभी कभी एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल को इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो व्हील चेयर पे है, वो डिसेबल्ड है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कैंपस पे फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं उसके इंस्टीट्यूट में, क्यों? उसकी कास्ट की वजह से, एथनिसिटी की वजह से। कभी कभी एक एयर होस्टेस जो कि थोड़ी ओवरवेट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है एक एयरलाइंस के द्वारा, जबकि उसी एयरलाइंस में एक मोटा आदमी काम कर रहा होता है, बट चूंकि लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिजायरेबल रहे एयर होस्टेस में जॉब में, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये किस चीज के साक्ष्य हैं, ये किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं? ये डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो अक्सर कर सोसाइटी में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या कह लीजिए साइलेंट सेग्रीगेशन हमको देखने को मिलता है। और ये साइलेंट सेग्रीगेशन बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे देखने को मिल सकता है। ये मैरिटल स्टेटस पे, जेंडर पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, बहुत सारी चीजों पे देखने को मिल सकता है। ये जो हमारा हाउसिंग लॉ है, जो हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई घरों को किराए पे देना या घरों को बेचना, यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन कुछ ज्यादा ही दिया देखा जाता है। देखिए क्या बताया जा रहा है। द recent Pew Research Center report has confirmed that a substantial number of Indians prefer not to have a person from a different religious community as their neighbor। मतलब अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज में देखा गया है कि भाई उनकी रिलीजियस कम्युनिटी का बंदा उनके बगल में ना रहे। तो हिंदू चाहता है कि मुस्लिम्स बगल में ना रहे, मुस्लिम चाहते हैं हिंदू बगल में ना रहे, हिंदू चाहते हैं क्रिश्चियंस बगल में ना रहे। इस प्रकार की चीजें काफी कॉमन है इंडिया में और ये हम सब अपने आसपास देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो किसी को, हालांकि सब लोग ऐसा नहीं कहते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट एक्चुअली में ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि मान लीजिए किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, खासकर जो हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन है ये ज्यादा होता है।
तो जब इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून है जो इस डिस्क्रिमिनेशन को रोक सके? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पे बनती है। फिर सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड की बात की जाए, पहले सेक्शन 377 एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को सजा दे सकता था। अब चलिए फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि ठीक है भाई, सेक्शन 377 के बेसिस पे आप होमोसेक्सुअल कपल्स को, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को सजा नहीं दे सकते। वो उनके कंसेंसुअल रिलेशंस हैं, वो अपने घर में क्या कर रहे हैं इससे किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अब ली एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन तब भी उनके खिलाफ सोशल प्रेजुडाइज एग्जिस्ट करता है। सोशल प्रेजुडाइज उनके खिलाफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। क्या बोलता है? It prohibits the state from discriminating against individual on the basis of certain protected characteristics such as religion, race, caste, sex और place of birth। मतलब एक सरकार धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे किसी के खिलाफ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। बट सरकार नहीं कर सकती है, इंडिविजुअल्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर अगर सरकार के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो पर्सनल इंडिविजुअल्स भी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इस प्रकार का अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो गलत है, और उसको रोकने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म इंडिया के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर आप देखो क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट बार प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम डूइंग। मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज एक स्टेट को रोक रहा है, सरकार को रोक रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं रोक रहा है। और ना ही आर्टिकल 15 क्लॉज 1 नॉर डज इट एक्सप्रेसली लिस्ट एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, फिजिकल अपीयरेंस एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इनका कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ लिख रखा है। इसके साथ साथ नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, मैरिटल स्टेटस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, फिजिकल एक्सपीरियंस, इन सबको भी जोड़ देना चाहिए। मैं बस ये बोलूंगा कि नेशनैलिटी नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब अब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में इंडिया के अंदर अगर किसी को राइट्स दिए जा रहे हैं तो केवल इंडियंस के दिए जाएं, ये मेरा व्यू पॉइंट है। बाकी सारी चीजें तो जोड़नी चाहिए भाई। तो एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, मैरिटल स्टेटस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, फिजिकल एक्सपीरियंस, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब नेशनैलिटी के आधार पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना भाई, इस देश के लोगों को ही सुविधाएं मिलेंगी ना, रिसोर्सेज मिलेंगे ना, देश के बाहर के देश के लोग आके यहाँ पे सुविधाएं मांगने लगेंगे तो वो थोड़ा आप देने लगोगे। ठीक है, तो ये सब बातें की जा रही डिस्क्रिमिनेशन के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे बात की गई कि भाई डिस्क्रिमिनेशन के भी आप कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स हमारे सामने आ गए हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन आ गए। और साथ बात ये कि ये डिस्क्रिमिनेशन तब खतरनाक हो जाता है जब ये इंटरसेक्शनल हो जाता है। मतलब एक से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, एक से ज्यादा प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सामने आने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पतांजमल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन को रिकॉग्निशन दिया। अब ये इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक पर्टिकुलर लेडी जो कि दलित कम्युनिटी में बिलोंग करती है, उसको दो प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो शी इज अ दलित वुमन, ये डिस्क्रिमिनेशन उसको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, शी इज अ वुमन, ये डिस्क्रिमिनेशन उसको देखने को मिल सकता है। तो इसको बोला जा रहा है इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एक इंडिविजुअल को साइमल्टेनियसली दो प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहे हैं। और जब एक इंडिविजुअल के ऊपर एक डिस्क्रिमिनेशन भारी पड़ सकता है तो दो डिस्क्रिमिनेशन तो ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, मैं शायद आपको ये कहना भूल गया कि वीडियो को लाइक कर दो। जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। जो सवाल मैंने आपको दिया है उस सवाल का जवाब डेफिनेटली दें ढूंढ के। सवाल जो भी मैं पूछता हूँ इग्नोर मत किया करें, बहुत कम लोग जवाब देते हैं जो भी मैं सवाल पूछता हूँ। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं। harshitdwedi.com पे डेली की बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड हो जाते हैं, तो आप वहां पे जाकर करंट अफेयर्स को भी पढ़ सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स और आज का हिंदू एडिटोरियल का जस्ट शाम तक अपलोड हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या बताया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस में ऑल्सो बी इनडायरेक्ट इन नेचर, whereby policies that seem neutral and not expressly targeted at a particular group still cause a disproportionate impact on the disadvantaged sections of society। इसमें यह बोला जा रहा है कि देखिए कभी कभी कुछ पॉलिसीज बना दी जाती हैं, अब उन पॉलिसीज में कहीं ये लिखा नहीं होता है कि इसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होना या कुछ होना, बट फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट। ओके, तो अब अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो चाहे वो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो इंटरसेक्शनल हो, सबसे जरूरी यह है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए क्या किसी प्रकार की लीगल रेमेडी एग्जिस्ट करती है।
तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। इंडिया वन ऑफ दोज लिबरल डेमोक्रेसीज है जहां पे आज तक कोई भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन का लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी क्या इस लीगल फ्रेमवर्क को बनाए जाने के लिए हमारे देश में कुछ बोला गया है? तो सचार कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 2006 में, इसने बोला था कि भाई देश में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होना चाहिए। बाद में एक एक्सपर्ट ग्रुप बना था ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन हेडेड बाय प्रोफेसर एनआर माधव मेनन। इन्होंने भी ये बोला था कि हमारे देश में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होना चाहिए। और एक प्रपोजल एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ का यूपीए के दौरान अप्रूव भी हुआ था, लेकिन बाद में 2014 में सरकार चेंज हुई और अप्रूवल नहीं हुआ, मतलब इस प्रकार का लॉ नहीं आया गया, ऐसा यहाँ पे ऑथर्स इल्जाम लगा रहे हैं। अब देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अगर 2014 के बाद बीजेपी पार्टी आई है तो उन्होंने एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं लाया, तो 2004 से लेकर 2014 तक तो कांग्रेस पार्टी भी थी, वो कौन सा लेके आए हैं? कुल मिला के देखिए ये सारी पार्टीज कांग्रेस बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये लीडिंग पार्टी के अगेंस्ट इल्जाम लगाते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया। और जब ये खुद अपोजिशन में आ जाते हैं तो वही चीज जो वो अपने समय पे कर सकते थे वो दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं। अभी 2006 में अगर सचार कमेटी ने बोल दिया था कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की जरूरत है, तो 2014 तक तो आपकी सरकार थी, तब तक तो आप ला सकते थे, क्यों नहीं लेके आए? ओके, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कांग्रेस की गलती है। देखिए पॉलिटिक्स है ही ये चीज, जब आप राज में होते हो तो आप किसी चीज जो आपको करनी है वो आप करोगे नहीं, जब अपोजिशन में आ जाओगे तो चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि यार ये कर नहीं रहे। और ये बीजेपी कांग्रेस दोनों करते हैं। खैर वो काम है पॉलिटिशियंस का, वो तो वो करते ही रहेंगे। तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की जरूरत क्या थी ये तो हमने बात कर ली। उसके बाद ये लोग बता रहे हैं कि देखिए अब देश में सेंटर लेवल पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ कब आएगा ये हमको पता नहीं, लेकिन केरला में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ आ सकता है। क्योंकि ये जो सीपीआई एम का जो 2019 का मैनिफेस्टो था उसमें भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की बात की गई थी केरला में। और जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनी है 2021 की, उसकी भी स्टेट असेंबली मैनिफेस्टो में बात की गई थी किसकी, आपकी ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की। अच्छा सॉरी, सरकार केरला में एलडीएफ की बनी है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की बनी है, पिनराई विजयन साहब के अंदर। तो कुल मिलाकर केरला के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात पर तैयार है कि हाँ भाई एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ तो होना ही चाहिए। अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करो आप, तो ये जो 7th शेड्यूल के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट है, लिस्ट 3, उसके एंट्री 8 के अंदर इस प्रकार का एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ एक राज्य की सरकार बना सकती है, एक राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है। तो यहाँ पे भी जो ऑथर्स हैं इन्होंने मिलकर ऐसा बोला है कि हमने भी केरला के लिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया है। वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ क्या बोलता है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स होंगे, लैंडलॉर्ड्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, प्राइवेट पर्सन होंगे, पब्लिक अथॉरिटीज होंगी, वो ना रेस के, ना कास्ट के, ना एथनिसिटी, ना डिसेंट, ना जेंडर, ना सेक्स, ना ही जेंडर एक्सप्रेशन, ना ही प्रेगनेंसी, ना ही सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ना ही रिलीजियस आइडेंटिटी, ना ही ट्राइब, ना ही डिसेबिलिटी, ना ही लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, ना ही एचआईवी स्टेटस, ना ही नेशनैलिटी, ना ही मिलिट्री स्टेटस, ना ही डायरेक्टरी प्रेफरेंस, ना ही स्किन टोन, ना ही फिजिकल अपीयरेंस, ना ही प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ना ही बर्थ ऑफ प्लेस, ना ही एज और एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो प्रॉपर कोर्ट में बात जा सकती है। हाँ, कुछ लिमिटेड केसेस को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे रामलीला करवाई जा रही है रामायण के हिसाब से, अब वहां पे राम का रोल अगर एक मेल कर रहा है तो ये नहीं बोला जा सकता है इसका फीमेल करो, ठीक है? तो इस प्रकार की चीजों को तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोला जाएगा। बट ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बोले जो कि इस आर्टिकल में भी लिखे हुए हैं, उनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, गॉट इट। फिर ये बोला जा रहा है कि भाई जुडिशियल बैकलॉग हमारे सिस्टम में बहुत है, तो एक केरला इक्वलिटी कमीशन बनाया जाएगा। और ये जो केरला इक्वलिटी कमीशन है ना, ये केरला इक्वलिटी कमीशन का काम होगा कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको प्रोएक्टिव बेसिस पे ये लोग डिस्पोज ऑफ करें, ताकि ये जो केरला की ऑलरेडी ओवरबर्डन जुडिशरी, और हमारे देश में हर जगह ही जुडिशरी ओवरबर्डन है, केसेस पेंडिंग है, उनके ऊपर और जोर ना आ जाए। तो केरला इक्वलिटी कमीशन बनाया जाएगा जो कि ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी केसेस को ये लोग प्रोएक्टिवली डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। केरला के लिए इन्होंने एक मॉडल पुट फॉरवर्ड किया है और ये मॉडल नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये था आर्टिकल भाई, इस आर्टिकल को हमने देखा। नेक्स्ट पे चलते हैं, शेपिंग अ ट्राइलेटरल एज रोम लुक्स टू द इंडो पैसिफिक इन द पुशबैक अगेंस्ट चाइना, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया, इटली एंड जापान कैन इंश्योर अ फ्री इंडो पैसिफिक। क्या बात की जा रही है यहाँ पे? देखिए बात यहाँ पे की जा रही है कि
इंडिया की इंपॉर्टेंस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर में बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप ओवरऑल इंडो पैसिफिक की बात करो तो इंडो पैसिफिक में जो इंडियन ओशन वाला डोमेन है वहां पे इंडिया काफी डोमिनेंट हो जाता है, एक बड़ी कंट्री बन के निकल के आता है इंडिया। तो अगर किसी को इंडो पैसिफिक में अपनी धाक जमानी है तो नई दिल्ली से रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे। और खास बात यहाँ पे ये है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया की पॉलिसी भी बहुत हद तक क्लियर हो रही है। पहले क्या था कि इंडिया की पॉलिसी इंडो पैसिफिक में बहुत हद तक क्लियर नहीं है। क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स के साथ इंडिया एक लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, जो कि इंडिया को लगता था कि चाइना थोड़ा एप्रिहेंसिव यहाँ पे फील कर सकता है। बट जो चीज चाइना ने शुरू की है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसके बाद से तो इंडिया का जो क्लियर कट स्टैंस निकल के आ गया है कि भाई ये जो चाइना के असर्टिव एटीट्यूड है उसके चलते इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली इस इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट में इन्वॉल्व हो रहा है और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहा है। ये जो क्वाड एक ग्रुप है इसको चाइना हमेशा ही एशियन नाटो बोलता रहता है। तो कुल मिला के चाइना के अगेंस्ट एक पुशबैक यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक न्यू पुशबैक है अगेंस्ट चाइना, जहां पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा क्लियर होती जा रही है कि वी विल नॉट अपीज चाइना। अभी वी विल नॉट अपीज चाइना वाले केस में क्या हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स जो कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हो चाइना अपने अगेंस्ट दे सकता है, उसको भी इंडिया ज्वाइन कर सकता है। अभी ऐसे केसेस में इंडो पैसिफिक में बाकी कंट्रीज किस प्रकार से इन्वॉल्व होती हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। अब यहाँ पे इटली की बात आ रही है। रिसेंटली इटली ने अपना इंटेंट दिखाया है कि दे ऑल्सो वांटेड टू एंटर इंडो पैसिफिक ज्योग्राफी। और इंडो पैसिफिक ज्योग्राफी को कैसे एंटर करना चाहते हैं, तो वो एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं इंडिया जापान के साथ। मतलब इंडिया प्लस इटली प्लस जापान नाम की एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप यहाँ बनना चाह रहे हैं। खास बात यहाँ पे ये है कि इंडो पैसिफिक के अफेयर्स में बहुत लंबे समय से इटली नजर नहीं आया है। इटली अपने इमीडिएट नेबरहुड में नजर आता है, यूरोपियन यूनियन के डोमेन में इटली काफी एक्टिव है, बहुत हद तक इटली चाइना के साथ भी पार्टिसिपेट करता है, बट इंडो पैसिफिक डोमेन में इटली ज्यादा नजर नहीं आता है। इट वॉज रिलेटिवली एबसेंट फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडो पैसिफिक। ज्यादातर इनका ध्यान अटलांटिक ओशन के आसपास के इलाके और यूरोपियन डायमेंशन पे था। ओके, ये अलग बात है कि इटली के अच्छे रिश्ते हैं, पोटेंशियल बायलेटरल रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे हैं, बट उतने नहीं है, वेल बिलो पोटेंशियल। जितने हो सकते हैं इंडिया इटली के रिलेशंस अच्छे, उतने नहीं है। अब ये बात तो देखिए हम हर कंट्री के साथ बोलते हैं, चाहे इंडिया यूएस हो, चाहे इंडिया रशिया हो, चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया इटली हो। किसी भी कंट्री के साथ बायलेटरल रिलेशंस की बात करो, आपको हर जगह ये लिखा मिल जाएगा कि बिलो पोटेंशियल है, इतना और अच्छा हो सकता है, इतना कम है। कोई भी एक ऐसा देश हम लोग नहीं मिल पाएंगे जिसके साथ हम बोलेंगे कि हाँ भाई और अच्छा हो सकता है, मतलब और अच्छा नहीं हो सकता, बेस्ट बेस्ट अच्छा हो चुका है। हर जगह पे हम यही बोलेंगे कि भाई और अच्छा हो सकता है, बेस्ट अच्छा तो कहीं नहीं हुआ है। हालांकि एक बात बिल्कुल सही है कि जिस हद तक हम लोग इंडिया रशिया के साथ इंगेज करता है, इंडिया यूएस के साथ इंगेज करता है, उस हद पे इंडिया इटली के साथ इंगेज नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर इटालियन गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रागी अगर इस इंडो पैसिफिक के डोमेन में डायरेक्टली इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो इससे इंडिया को भी फायदा है और इटली को तो फायदा होगा ही होगा। प्लस इटली यहाँ पे थोड़ा वोकल भी हो रहा है। चाइनाज स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव इनिशिएटिव्स, प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रागी ने कई बार ऐसा बोला है कि भाई जो चाइना का स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव इनिशिएटिव्स हैं इसके चलते कुछ रिस्क हैं और इन रिस्क को इटली पॉइंट आउट करो। ये बड़ी बात है। देखिए इटली के अंदर एंटी चाइना वॉइसेस जल्दी उठती नहीं है। ओके, मारियो ड्रागी जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइना की कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को अनफेयर बताया है और यूरोपियन यूनियन को कॉल आउट किया है कि यूरोपियन यूनियन शुड बी मोर फ्रैंक एंड मोर करेजियस इन कन्फ्रंटिंग बीजिंग ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पे ये बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को इस चाइना के अगेंस्ट ज्यादा असर्टिव होना चाहिए। जो चाइना अपने आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है उसके अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन को बोलना चाहिए। और ये जो चाइना के स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस के विजन है, जिस प्रकार से चाइना दुनिया को देखता है, जिस प्रकार से चाइना दुनिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं इटली यहाँ पे वोकल होता नजर आ रहा है। तो अब अगर चाइना के अगेंस्ट इटली वोकल होता नजर आ रहा है तो उसके बाद इंडो पैसिफिक में अगर अपनी धाक जमानी है तो भाई इंडियन साइड के साथ जुड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानता है। ओके, इंडिया के साथ इंगेज करने में कोई भी नुकसान नहीं है। इंडिया का जो व्यू पॉइंट है वो चाइना जैसे कॉलोनाइजिंग है नहीं। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हो कि इंडो पैसिफिक डोमेन में पीस और स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया और इटली लाइक माइंडेड कंट्रीज बन सकती हैं। अभी यहां पे ही आप देखोगे कि रिसेंटली इंडिया इटली जापान ट्राइलेटरल ऑर्गेनाइज किया गया था इटालियन एम्बेसी के द्वारा इंडिया और जापान में।
तो ये जो हमारी रीवा गांगुली दास जो कि सेक्रेटरी हैं ईस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, शी reiterated द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग द इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन। यहाँ पे आप लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी इंस्पिरेशन की बात है। कल की डेट में आप भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बिहाफ पे रीवा गांगुली दास की तरह किसी इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करते नजर आ सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। आप आईएएस बन के भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी बहुत सारे आईएएस भी होते हैं, और आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करके भी इस प्रकार की पोजीशंस पे बैठ सकते हो। तो दी सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स शुड इंस्पायर यू लाइक रीवा गांगुली दास। तो कुल मिला के यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि एक इंडिया, अब देखिए इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। इंडिया इटली जापान का जो ट्राइलेटरल हुआ है, वहाँ पे तीनों गवर्नमेंट्स आपस में बोल रही हैं कि हाँ भाई हम लोग अच्छे रिश्ते बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब तक ग्राउंड लेवल पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो जाए तब तक ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि देखिए दो तरीके से इंडिया इटली का इंगेजमेंट बढ़ सकता है। एक तो बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू, दूसरा कि भाई ये जो इटली है यूरोपियन यूनियन के थ्रू, इटली यूरोपियन यूनियन के थ्रू इंडो पैसिफिक के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो या इंडिया के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आपको पता है कि इंडिया और यूरोप के बीच में बहुत लंबे समय से एक फ्री ट्रेड एरिया को लेकर बातचीत चल रही है। तो अगर इटली पीछे से यूरोपियन यूनियन को पुश कर सके कि इंडिया के साथ जल्दी यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट में भी है और यूरोपियन यूनियन इटली के इंटरेस्ट में तो है ही। प्लस अगर इटली को अगर इंडिया के साथ बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस अच्छे करने हैं, तो सिर्फ ईयू के मिरर से, सिर्फ ईयू के एंगल से इंडिया को देखेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। उनको अलग से आके इंडिया से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, और इसका बेस्ट तरीका इंडिया, जापान और इटली ट्राइलेटरल हाईवे है। रीजन बीइंग, इटली और जापान के रिलेशन बहुत लंबे समय से अच्छे हैं, और जापान इंडिया के तो अच्छे ही हैं। तो जापान कैन एक्ट एज अ वेरी एक्टिव मीडिएटर टू इंप्रूव द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इटली। यही व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब अगली जो G20 लीडर्स की समिट है रोम में अक्टूबर में, वहां पे प्रेसिडेंसी हैंडओवर कर दी जाएगी इंडिया को। तो 2023 में प्रेसिडेंट कौन होगा G20 लीडर्स समिट का? रोम होगा, और उसके बाद कौन होगा? इंडिया होगा। तो उस समय पे भी और बीच में जितने भी इवेंट होते हैं, वहां पे ट्राइलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ा के इंडिया, इटली, जापान के ये जो मिल के काम करने वाले कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो इसको इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ के ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच बनाई जा सकती है वर्ल्ड डेवलपमेंट की तरफ, ताकि चाइना के कोलोनाइजिंग एटीट्यूड को थोड़ा चेक में रखा जा सके। यही सब अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। पूरी दुनिया मिलकर बस एक ही काम करने के मूड में कि कैसे चाइना को दबाया जाए। मतलब चाइना ने सबके नाक में इतना दम कर रखा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। कोऑपरेटिव स्पिरिट, द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी अ कैटलिस्ट एंड नॉट द कमांड सेंटर ऑफ द सेक्टर। देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव्स की बात की जा रही है। देखिए कोऑपरेटिव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंट्री के डेवलपमेंट में। आपको पता है ना कोऑपरेटिव्स कैसे काम करते हैं? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बिजनेस कैसे काम करता है? एक बिजनेस में क्या होता है कि कोई इंटरप्रेन्योर होता है, वो इंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, ठीक है, लेबर जमा करता है, लैंड जमा करता है, कैपिटल जमा करता है, इन तीन प्लेस को मिला देता है और उसके बाद एक धंधा चलाता है। ठीक है, धंधा में हिट हुआ नहीं हुआ वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और उसके आइडिया पे डिपेंड करता है। कोऑपरेटिव्स में क्या होता है कि भाई कुछ लोग मिलके अपने आप को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उस ग्रुप में वो अपना फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डिसाइड करते हैं, और फिर वो ग्रुप मिलके एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है ताकि सबके इंटरेस्ट को माना जा सके। जब सरदार सरोवर डैम बना नर्मदा नदी पे, तो वहां पे पहले जो लोग रहते थे वो लोग बाद में मछुआरे बन गए। जब वो लोग मछुआरे बन गए तो वो मच्छी पकड़ने लगे उस डैम से और अपना मच्छी बेच के खर्चा चलाने लगे। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि सरकार ने मिडिलमैन को भेज दिया, उनकी मछली पकड़ने वाले काम को हटाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना एक कोऑपरेटिव बना लिया और उस कोऑपरेटिव के चलते उन्होंने लीगली अपने बैटल को लड़ा। ये मछली पकड़ने वाला काम उन्होंने अपने पास रखा, फिर मछली को पकड़ने का काम कुछ लोगों को दिया गया, उस मछली को मार्केट करने का काम कुछ लोगों को दिया गया, ट्रांसपोर्ट करके उसको मार्केट तक ले जाके बेचने का काम कुछ और लोगों को दिया गया, और इस पूरे धंधे से जो फायदा वो आपस में बांट लिया गया। तो कोऑपरेटिव का यही काम होता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में अलग अलग इंडिविजुअली काम करने से आपको नुकसान हो सकता है, तो कुछ लोग जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लोग मिल जाते हैं और मिल के काम करते हैं, जिससे बेनिफिट्स भी इक्वली सबके बीच में शेयर किए जा सके। ये होता है कोऑपरेटिव्स, ठीक है। और कोऑपरेटिव्स को सरकारों का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। तो नो डाउट ये जो यूनियन मिनिस्ट्री बनाई गई है टू ओवरसी द कोऑपरेटिव्स, कहीं ना कहीं ये कोऑपरेटिव्स पे और ज्यादा ध्यान दे सकती है। कोऑपरेटिव्स को कैटलिस्ट की तरह आप ये कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव काम कर सकती है। कल के डेट में हो सकता है कि इन कोऑपरेटिव्स में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आने लगे, कोऑपरेटिव्स को इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एजेंडा से जोड़ा जाए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं।
तो कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मदद आएगी या केंद्र सरकार कोऑपरेटिव्स के काम करने के तरीके में इंटरफेयर करेगी, ये दो लाइकली आउटकम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो वही बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनी, बहुत अच्छी बात है, अब ये जो कोऑपरेटिव्स हैं वो और प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगी, और कुछ लोग का ये बोलना है कि भाई सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ सकता है। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखिए समय ही बताएगा। कोऑपरेटिव्स की बात की जाए तो कोऑपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग। ठीक है भाई, कुछ कोऑपरेटिव्स तो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, जैसे इफ्को नाम की कोऑपरेटिव है, तो 1/3 33% ऑफ द फर्टिलाइजर मार्केट इस इफ्को ने कब्जा रखा है। फिर आप देखोगे कि मिल्क के सेक्टर में कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, इन सब सेक्टर्स में भी कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा बड़ी है। देखिए कोऑपरेटिव छोटे लेवल पे काम करती हैं, किसी एक पर्टिकुलर गांव में, जैसा कि मछली पकड़ने की बात कर ली, जैसा मान लीजिए फार्मर्स हैं जो कि गेहूं उगा रहे हैं, दूध उगाने वाले लोग हैं, अमूल, ये एक प्रकार के कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, जहां पे बहुत सारे लोग जो किसी एक कॉमन बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप में अपने काम को डिवाइड कर लिया अपनी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और फिर बेनिफिट सबके बीच में शेयर हो गए। नॉट प्रॉफिट नो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के नुकसान पे के सिद्धांत पे काम करती हैं कोऑपरेटिव्स। फिर आप देखोगे कि कुछ स्टेट्स में थे कोऑपरेटिव बहुत बड़े बड़े काम करने लगी, जैसे कोऑपरेटिव्स केरला जैसे स्टेट्स में तो आईटी पार्क्स और मेडिकल कॉलेजेस तक चलाते हैं। ओके, और कोऑपरेटिव्स के एवेन्यूज फॉर एक्सपेंशन भी बहुत है, आगे आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर में भी कोऑपरेटिव्स एंट्री मार सकते हैं। अब अगर कोऑपरेटिव्स की बात की जाए तो 1904 से कोऑपरेटिव्स का कंसेप्ट इंडिया में एग्जिस्ट करता है। 2002 में एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लाया गया था, ताकि लिबरलाइजेशन के बाद ये कोऑपरेटिव्स किस तरीके से काम करेंगे इनके लिए प्रॉपर नियम कानून एग्जिस्ट करते हो। खास बात यहाँ पे ये है, जो सबसे बड़ा इशू है कि भाई कोऑपरेटिव्स आते हैं अंडर स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लिस्ट की कौन सी एंट्री में आते हैं ये आई होप अब तक आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया हो। तो भाई चूंकि कोऑपरेटिव्स फॉल करते हैं इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर ने यहाँ पे जो न्यू मिनिस्ट्री बनाई है, इस बात पे कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं कि सेंटर के पास ये नई मिनिस्ट्री बनाने की ताकत नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स के रिस्पेक्ट में नियम कानून बनाने की ताकत राज्य की सरकारों के पास है। एक व्यू पॉइंट ये निकल के आ सकता है, लेकिन एक व्यू पॉइंट ये भी निकल के आ सकता है कि अगर केंद्र की सरकार सीधे सीधे कोऑपरेटिव्स पे ध्यान देती है तो ये कोऑपरेटिव्स ग्रो भी बहुत कर सकते हैं। इन कोऑपरेटिव्स पे सही समय पे लोन मिल सकता है, इन कोऑपरेटिव्स को सही समय पे इंटरनेशनल हेल्प मिल सकती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ सकता है और प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकती है। लेकिन अगर केंद्र की सरकार ने जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की तो ये मूव डिजास्टर्स भी हो सकता है। एक बात और समझनी पड़ेगी कि कोऑपरेटिव्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए काम नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स और इन्वेस्टमेंट आती है इन कॉर्पोरेट्स के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट तो देखो भाई उस धंधे में जाती है जहां से प्रॉफिट कमाना हो। मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस खोला, अब आप उस बिजनेस में फंडिंग ढूंढ रहे हो, इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, तो जो भी इन्वेस्टमेंट डालेगा वो यही सोच के डालेगा कि कल की डेट में इस धंधे से मैं पैसा कमा लूंगा। समझ गया बात को? तो कॉपरेटिव्स को चलाने में इन सब चीजों का ध्यान देना होगा। कॉपरेटिव्स के बहुत फायदे इंडिया के अंदर, पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मिसमैनेजमेंट और करप्शन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट और करप्शन है राज्य की सरकारों में। तो उस मिसमैनेजमेंट और करप्शन को हो सकता है कि केंद्र की सरकार के इन्वॉल्वमेंट से हटा दिया जाए। हो सकता है कि केंद्र की सरकार इस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के थ्रू जिन राज्य की सरकारों में कोऑपरेटिव्स अच्छे काम कर रहे हैं वहां पे कुछ शिकंजा कसने की कोशिश करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोला क्या जा रहा है, एक कमांड सेंटर नहीं बनाना है। केंद्र की सरकार ने अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बना दी है तो इट शुड नॉट एक्ट एज अ कमांड सेंटर, इट शुड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये बात बस यहां पे बोली जा रही है। ओके, तो ये चीज कहा चाहिए, डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट by the RBI and states, there is considerably autonomy for the sector which is often misused. The remedy is not overarching. The remedy is not an overarching ministry and dictates from Delhi. एक और बात यहाँ पे बोली जा रही है, नो डाउट जब ये कॉपरेटिव्स ग्राउंड लेवल पे काम करती है ना, तो इनके ऊपर आरबीआई का भी रेगुलेशन होता है, राज्य की सरकार का भी रेगुलेशन होता है। फिर भी पॉलिटिकल एंगल से ये कॉपरेटिव्स काफी काम किए हैं। पॉलिटिकल एंगल से कॉपरेटिव्स ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर सकती है, लोगों का सपोर्ट खींच सकती है। अक्सर कर राज्य की सरकारों ने देखा गया है कि इन कॉपरेटिव्स के अंदर कुछ पॉलिटिकल टाइप के बंदे बैठा दिए जो इलेक्शन के समय पे प्रोपोगंडा फैलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का इस कॉपरेटिव्स के थ्रू। तो अगर केंद्र की सरकार कल की डेट में ऐसा करने लगती है कि वो कॉपरेटिव्स के थ्रू अपना इलेक्शन प्रोपोगंडा फैलाने लगे, तो काउंटर चला जाएगा ये डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स बनाने वाला। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स का काम ये होना चाहिए
कि ये कॉपरेटिव्स ग्राउंड लेवल पे ठीक तरीके से काम करें, इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ये प्रॉफिट मोटिव पे काम ना करके सबको इक्वल बेनिफिट देने के लिए काम करें, इनके काम करने के तरीके में ट्रांसपेरेंसी हो, अगर इनको मदद की जरूरत हो, फंडिंग की जरूरत हो तो प्रोएक्टिव इनको फंडिंग मिल जाए, और किसी भी प्रकार से कमांड सेंटर ना हो। तो कल की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बनने के चलते हैं राज्य की सरकारों का कोऑपरेटिव चलाने के काम करने के तरीके को इंटरफियर किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये नहीं चल पाएगा। बट एट द सेम टाइम केंद्र सरकार को यह इंश्योर करना है कि राज्य की सरकारें पॉलिटिक्स तो प्रमोट नहीं कर रही इन कोऑपरेटिव्स के थ्रू, और एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना है कि वो खुद ना पॉलिटिक्स करने लगे। ओके, तो ये न्यू मिनिस्ट्री अगर कैटलिस्ट की तरह काम करती है, वेल एंड गुड। अगर कमांड अथॉरिटी बन जाती है तो भाई प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आगे आने वाले समय में। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ ठीक तरीके से, इस आर्टिकल को आपको समझा पाया हूँ। और अब फाइनल आर्टिकल पे चलते हैं। राइट टू सेफ्टी, उबर एंड यूनेस्को आर कमिंग टुगेदर टू ऑफर अ फ्री राइड फॉर टीचर्स वैक्सीनेशन कैंपेन। भैया कोविड-19 से दुनिया अभी बाहर नहीं निकल पाई है, पॉपुलेशन पे, इकोनॉमीज पे तगड़ा इंपैक्ट आया, हेल्थ क्राइसिस बहुत बड़ी है। 2020 में 15 लाख स्कूल बंद रहे हैं, 32 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पे इंपैक्ट आया है। और इस पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर तबके को याद करना बहुत जरूरी है, और वो है टीचर तबका। नो डाउट जो भी टीचर्स थे, जहां पे भी जैसा भी उनसे हो सका अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है। खासकर ये चीज रूरल इलाकों में बहुत देखने को मिली है। फिर आई सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। वैक्सीनेशन की जरूरत कितनी इंपॉर्टेंट है सबको पता चला। अभी इस वैक्सीनेशन के दम पे हम न्यू नॉर्मल पे पहुंचेंगे। खास बात यहाँ पे ये है कि इस बात को रिकॉग्नाइज करने की बहुत जरूरी है कि ये जो टीचर्स हैं, दे शुड बी ट्रीटेड लाइक फ्रंट लाइन वर्कर्स। जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स है ना कि भाई हेल्थ वर्कर्स हो गए, पुलिस के लोग हो गए, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स, इनको सबसे पहले वैक्सीनेशन दो। उसी प्रकार से टीचर्स को सबसे पहले वैक्सीनेशन दो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में टीचर्स के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इन स्टेट्स को ये पता है कि कल की डेटों में अगर स्कूल चलवाने हैं तो टीचरों का वैक्सीनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन टीचर्स के वैक्सीनेशन के मॉडल्स को कुछ राज्य सरकारों के थ्रू ही नहीं, पूरे देश के थ्रू अडॉप्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इन पर्सन लर्निंग का कंसेप्ट अभी भी इंडिया में डोमिनेंट है। अभी भी डिजिटल आर्किटेक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में उस लेवल पे मैच्योर नहीं हो रखा है। अभी भी बच्चे स्कूलों में जाके पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए मास वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए टीचर्स को। बच्चों को तो ऑब्वियसली बात है तब प्रोवाइड की जाएंगी जब सरकार अप्रूवल देगी। ओके, अब टीचर्स को वैक्सीनेशन मिलने में सिर्फ ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर वैक्सीनेशन साइट तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचने के लिए अगर वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए एक इनिशिएटिव चलाया गया है, जिस इनिशिएटिव का नाम है फ्री राइड्स फॉर टीचर्स वैक्सीनेशन कैंपेन। इसमें उबर और यूनेस्को ने मिलकर क्या किया है, तो उबर ने बोला कि भाई चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली में 25,000 टीचर्स को हम 1 लाख फ्री राइड्स देंगे ताकि वो अपनी 2 डोजेस ले सकें। तो 25,000 टीचर्स वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे, आएंगे तो 50,000 राइड्स हो गई, और दूसरी डोज के लिए जाएंगे तो 50,000 और, तो मतलब 1 लाख राइड्स। 25,000 टीचर्स को 1 लाख राइड्स दी जाएंगी। ठीक है, तो जो भी टीचर्स हैं उनको एक अपना उबर का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और प्रॉपर एक ब्रोक्योर के थ्रू उनको बताया जाता है कि कैसे आप इस ऐप कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। 3 जगहों पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा क्या है कि यूनेस्को और उबर इतना इसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। क्या उबर बहुत ज्यादा पैसा खत्म कर रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं खत्म कर रहा है। 1 लाख राइड्स में उबर जैसी कंपनी का जो भी पैसा खत्म होगा वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बात यह है कि यूनेस्को और उबर इस प्रकार के स्टेप्स को हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश के एथोस में एक चीज को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई टीचर्स का वैक्सीनेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये जो टीचिंग प्रोफेशन है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और कल की डेट में अगर आपको हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, तो बिना टीचर्स के इन्वॉल्वमेंट क्या पढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे सरकार और लोग इस बात को समझें कि टीचर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेट कराना जरूरी है, इसलिए इस प्रकार के फ्री राइड कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर यहाँ पे यूनेस्को अपनी भी तारीफ कर रहा है। यूनेस्को बोल रहा है कि भाई लास्ट ईयर यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन लॉन्च किया। ये क्या है ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन? इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन टू प्रोटेक्ट द राइट टू एजुकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड बियॉन्ड। इस कॉलिशन में 175 मेंबर्स ऑफ द यूएन फैमिली, सिविल सोसाइटी, एकेडमी और प्राइवेट सेक्टर आए। 3 की एरियाज पे फोकस कर रहे थे, कनेक्टिविटी, टीचर्स और जेंडर। देखिए समझिए यूनेस्को की तारीफ यहाँ पे क्यों की जा रही है। इस आर्टिकल को लिखा है एरिक फॉल्ट ने। एरिक फॉल्ट है डायरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनेस्को न्यू दिल्ली क्लस्टर ऑफिस।
समझ गए। ये जो यूनेस्को का न्यू दिल्ली क्लस्टर ऑफिस है ना, ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका सबको कवर करता है। तो चूंकि यूनेस्को एक रिप्रेजेंटेटिव इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, इसलिए यूनेस्को की भर भर के तारीफ की गई। और ये जो ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन है, ये यूनेस्को का प्लेटफॉर्म है, इस बात को भी याद रखिएगा। ये ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन किसका प्लेटफॉर्म है, ये आपसे सीधे सीधे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। और इस ग्लोबल एजुकेशन कॉलिशन के थ्रू यूनेस्को क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी राम कहानी मैंने यहाँ बताई, ये आप किसी मेंस के एग्जाम में भी चेप सकते हो। अक्सर आप लोग पूछते हो ना कि ये किस लिए काम आएगा, और बहुत बार मुझसे ये पूछते हैं लोग कि सर ये कौन से जीएस पेपर में आता है। तो यार ये तो आप खुद भी ढूंढ सकते हो ना। अब जैसे ये न्यूज है, अब ये जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। हेल्थ की भी बात हो गई यहाँ पे, एजुकेशन में भी बात हो गई, जीएस पेपर 2 हो गया। मैं भूल जाता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि याद रखने की। एक्चुअली में सुबह बहुत जल्दी होती है, तुरंत बेसिस पे वीडियो बनानी होती है। जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आगे ही बता दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लस यूनेस्को यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो पार्टनरशिप है उबर के साथ, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो टीचर्स का कमिटमेंट है अपने बच्चों की तरफ बहुत अच्छा होगा। टीचर्स और इफेक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को हम पूरा कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या बोलता है। समझ गए बात को। तो एक्सेलरेटेड वैक्सीनेशन प्रोसेस फॉर टीचर्स, इस बात पे फोकस दिया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को यहाँ पे उबर के साथ पार्टनरशिप करके ये फोकस कर रही है, ये टारगेट मीट कर रही है। तो ये था इंपॉर्टेंट आर्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज इतने ही आर्टिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं, काम भर की सारी न्यूज़ आपको बताई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपने व्यू पॉइंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाइए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।